स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और सिटी एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आ रही है, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी रामवीर सिंह को औरैया से गिरफ्तार किया है। कानपुर के सचेंडी में 16 लोगों की जहरीला शराब पीने से मौत हुई थी और इसी मामले में पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। पकड़ा गया आरोपी रामवीर सिंह परिहार पूर्व डाकू सीमा परिहार का भाई है। तो बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है, जिसने औरैया से रामवीर की गिरफ्तारी की है। तो कानपुर में जो शराब कांड सामने आया था, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई थी, उसी मामले में पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। तो चुनाव से पहले यूपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर गठबंधन की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए बुआ बबुआ एक बार फिर से साथ में मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिछ गई 2019 की सियासी बिसात, अखिलेश माया फिर आए साथ। गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। गठबंधन को लेकर होगा औपचारिक ऐलान। तो यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से गठबंधन तैयार हो रहा है। उपचुनाव में सुपरहिट रही अखिलेश माया की जोड़ी एक बार फिर तैयार है 2019 का सियासी पासा पलटने के लिए। सूत्रों की माने तो प्रदेश की 80 में से 74 सीटों पर मायावती और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शनिवार को सपा बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस सपा और बसपा महागठबंधन का ऐलान कल मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में करेंगे, उस गठबंधन की नींव गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान ही पड़ गई थी। 2014 के आम चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद बसपा सपा गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में एक साथ मिलकर लड़ी और दोनों ही सीटों पर गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी सपा बसपा गठबंधन का फॉर्मूला लेकर ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी में गठबंधन के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी रायबरेली में दोनों पार्टियां कांग्रेस को समर्थन देंगी। शनिवार को लखनऊ के होटल ताज में मायावती और अखिलेश यादव पीसी करके गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सपा बसपा के परखच्चे उड़ा दिए थे। समाजवादी पार्टी को जहां 5 सीटें मिली थी, वहीं बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 5 साल बाद अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और इसका संदेश 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में जनता दे चुकी है। ये गठबंधन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी 25 साल बाद, 2.5 दशक बाद अखिलेश यादव और मायावती एक साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसके पहले गठबंधन के फार्मूले ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। इस गठबंधन के फार्मूले में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक सीटें छोड़ने का फैसला किया गया है। तो राहुल और सोनिया की सीटें भी छोड़ी जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी की संसदीय क्षेत्र की सीट पर संयुक्त प्रत्याशी अपना गठबंधन उतारेगा। यानी बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि आखिर गठबंधन के उस फार्मूले को कैसे हराए जो 42% के वोट शेयर तक पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। उधर कन्नौज में अखिलेश यादव से गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर कोई बात नहीं की उन्होंने और साफ कर दिया कि बात अब कल होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि गठबंधन अपना वजूद बचाने के लिए किया जा रहा है। अभी गठबंधन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कल सब बातें होंगी। आज ये कार्यक्रम पहले से तय था क्योंकि 7 तारीख से और 20 तारीख तक गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ता नेता अपनी बात रख रहे हैं, समझा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देख करके ही और जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को, लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले दिन अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक ओर गठबंधन की निशाना साधा, तो दूसरी ओर उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी यूपी में 73 नहीं बल्कि 74 सीट जीतेगी।
भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। और वहीं राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक तरीके से मंदिर निर्माण करवाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस राह में रोड़े अटका रही है। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। वहीं कन्नौज में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौपाल कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन प्रदेश सरकार पर खूब हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गंगा से लेकर विकास की रफ्तार पर बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। कि अगर इस पैसे को खर्च नहीं किया गया, बहुत वर्ष हो गए, ये पैसा वापस चला जाएगा, आगरा को गंगा का पानी पीने को नहीं मिलेगा। उस समय हमने टेंडर करवाया, योजना शुरू की, योजना पूरी कर दी, और जैसे योजना पूरी हुई उन्हें पता लग गया उद्घाटन के लिए, वो तुरंत आ गए, उद्घाटन कर दिया। गंगा को साफ करने का जो इंतजाम है, जो व्यवस्था है, उसी तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से गोमती को सफाई करने का काम समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किया है। ये गंगा तो बाद में साफ करें, पहले हमारी काली नदी साफ करके दिखा दो। और तेजी से काम इसलिए करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़क, बिजली और घर मकान के, इसलिए नहीं तो बहुत सारे नौजवान कुछ देख ही नहीं पाएंगे, उनके सपने वैसे के वैसे खत्म हो जाएंगे। और हमें कभी कभी डर लगता है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो भारत में एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी बिना नौकरी, बिना रोजगार किए ही चली जाए। और अब बात लखनऊ की करेंगे, जहां नगर निगम में आईएएस की तैनाती की वजह से पीसीएस संघ नाराज हो गया है। क्या तैनाती का विरोध पीसीएस प्रोन्नति अधिकारी संघ ने भी किया है? मामले को लेकर पीसीएस एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें पीसीएस संघ ने इस कदम को अपने अधिकारों का हनन बताया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस मामले में पीसीएस प्रोन्नति अधिकारी संघ भी कूद पड़ा है। और हैरानी की बात है कि आईपीएस और पीपीएस संघ का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि इसी बीच आईएएस और पीसीएस के बीच पोस्टिंग को लेकर ये नया विवाद शुरू हो गया है। नगर विकास विभाग ने नगर निगम में आईएएस की तैनाती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था। वहीं इस विवाद से बचने के लिए अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। और एक और बड़ी खबर, आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने प्रमुख सचिव अरविंद कुमार के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ है। परिवाद में आरोप लगाया है कि अरविंद कुमार ने उनकी अप्रेजल रिपोर्ट में उन्हें मुकदमेबाज लिखा था। वहीं 21 जनवरी को सीजेएम कोर्ट में अमिताभ ठाकुर के बयान दर्ज किए जाएंगे। और एक और बड़ी खबर, यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विक्रम कोठारी को 8 हफ्ते की जमानत दे दी है। रोटोमैक कंपनी का मालिक विक्रम कोठारी पर करीब 3.5 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। कोर्ट ने विक्रम कोठारी को जमानत मेडिकल सर्जरी के लिए दी है। साथ ही कोर्ट ने विक्रम कोठारी को उनका पासपोर्ट जमा कराने के लिए भी कहा है, ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके। 8 हफ्ते बाद फिर से विक्रम कोठारी को जेल जाना होगा। आपको बता दें, इसी केस में विक्रम के बेटे राहुल कोठारी को 30 नवंबर को जमानत मिल चुकी है और अब विक्रम कोठारी को मेडिकल आधार पर ही जमानत दी गई है।
गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो चुका है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल राम नाईक ने किया। राज्यपाल ने कहा कि महोत्सव लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। वहीं गोरखपुर महोत्सव में शाम को गायक सुखविंदर सिंह ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। इससे पहले भी यहां कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तो सुखविंदर सिंह की शानदार प्रस्तुति, जिससे दर्शक काफी देर तक यहां पर बैठे रहे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सुबह सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों के कामकाज की जानकारी ली गई। अधिकारियों से बैठक के बाद मुख्यमंत्री टेंट सिटी के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री दीनदयाल हस्तकला संकुल और लालपुर स्टेडियम भी गए और यहां किस तरह की तैयारियां हैं उसका भी जायजा लिया। झांसी में अवैध खनन की खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ न्यूज 18 की खबर का। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि अवैध खनन माफियाओं ने तय मानकों से ज्यादा खनन किया था। साथ ही नियमों का उल्लंघन कर बीच नदी से बालू निकाली गई थी। इतना ही नहीं, नदी की धारा को रोककर अवैध खनन हो रहा था। ये नजारा झांसी के शमशेरपुरा घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर यहां खनन हो रहा था, वो भी तय मानकों से ज्यादा, तय लिमिट से ज्यादा, तो आखिर प्रशासन को उसकी कोई जानकारी क्यों नहीं थी? जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई तब जाकर प्रशासन जागा है। सर ये बताइए, आप मौके पे आए हैं, किस घाट पे आए हैं और आपको यहाँ पे क्या हालात मिल रहे हैं? ये शमशेरपुरा घाट है जो तहसील टहरौली के अंतर्गत है। इसका वैधानिक रूप से पट्टा हुआ है, लेकिन पट्टेदार को केवल इतना अधिकार है कि वो नदी के बाहर से जो है बालू एकत्रित कर सकता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नदी के बीच में जो है लगभग 3 जगह जो है कुछ देसी जुगाड़ से पनडुब्बी टाइप कुछ साधन बना करके जो है बालू निकासी का इन्होंने प्रबंध किया हुआ है। दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में तितलियों का शोर नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ। इस किताब में कुल 11 कहानियों को जगह दी गई है जो अलग अलग विषय से जुड़ी हुई हैं। लेखक हरिओम ने बताया कि उन्होंने इन कहानियों को पिछले 10 साल के अपने अनुभव से लिखा है, जिनका संकलन आज लोगों के सामने है। ये कहानियां समय, परवरिश, चरित्र और घटनाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो जानवर कहते हैं, दरअसल वो जानवर है या इंसान जानवर है, ये क्या है? छोटी छोटी कहानियां हैं। तो ये जो है 11 जो कहानियां हैं अलग अलग समय में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग चरित्रों और घटनाओं को ध्यान में रख के लिखी गई हैं। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।